हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 13th कंसेप्ट के बारे में विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कंसेप्ट हमारा होने वाला है एम्बेसडर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी में हम लोग एम्बेसडर्स को कहते हैं राजदूत। राजदूत मतलब क्या? किसी भी राज्य से बिलोंग करता हुआ पर्सन, क्योंकि ये जो राजदूत टर्म है ये एंशियंट टाइम में यूज़ होती थी, स्पेशली भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन था इस चीज़ का। एक राजदूत का टर्म का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर राज्य। राज्य मतलब अगर हम उस ज़माने के हिसाब से देखें तो, और अगर आज से कंपेयर करें तो नेशन स्टेट, एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट या एक कंट्री का दूत यानी कि मैसेंजर। ठीक है। तो आज के समय में क्या ये राजदूत एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। बस कंट्री से डील करने के फॉर्मेट बदल गए हैं। मतलब भारत में, भारत का कोई व्यक्ति जिसको भारत की सरकार ने भेजा है कि तुम जाकर हमारे प्रतिनिधि बनो और फ्रांस के राष्ट्रपति को ये वाली चीज़ बताना, फ्रांस में रहना, अमेरिका में रहना, ऑस्ट्रेलिया में रहना, अफ्रीका की किसी कंट्रीज़ में रहना। और सिमिलरली वो देश भी हमारे साथ ऐसा करते हैं कि अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे देश में भेजते हैं या फिर यहीं पर रुकवाते हैं, ताकि हमारे देश का और उनके देश के साथ, या फिर उनके देश का हमारे देश के साथ, अगर हम कहें कैसे भी बात कर लो आप, तो रिश्ते अच्छे स्मूथली चलते रहें, या कोई भी डिफरेंसेस अगर आते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएं। और दूसरी बात, देखो कंट्रीज़ के लीडर्स जो होते हैं ना, अक्सर बिजी होते हैं। अब हर बात के लिए 200 के 200 मुल्क अगर रोज डायरेक्टली मिस्टर मोदी को कांटेक्ट करने लगेंगे तो हो सकता है उनके पास इतना टाइम ना हो, क्योंकि अपना देश भी तो संभालना है। बात सिर्फ ये थोड़ी ना है कि ट्रम्प भाई साहब को राष्ट्रपति देने में मोदी जी लगे हुए हैं तो पता चला 4 महीने तक बात ही करते रह गए। किसी के साथ मिलने गए हुए हैं तो पता चला वापस ही नहीं आए 2-2 3-3 साल तक। ऐसा नहीं हो सकता। एक कंट्री के लीडर को बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, तो उन बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को थोड़ा सा स्मूदन आउट करने के लिए, थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए वी नीड एम्बेसडर्स, वी नीड राजदूत। ओके। अब सबसे पहली बात हम ये करते हैं, हमें ये समझना होगा कि एम्बेसडर होता क्या है, इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है जो हम एग्जाम में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी, एम्बेसडर कोई भी वो व्यक्ति होता है, और बेसिकली ये देश का कोई आम व्यक्ति नहीं है कि पीएम मोदी किसी को खाली बैठा हुआ देख रहे हैं, जाओ भाई मैंने तुम्हारी प्लेन की टिकट करवा दी है और तुम अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर आओ और उनको ये बता कर आओ, उनके साथ बोलो कि हम आने वाले टाइम के अंदर ये वाली ट्रीटी साइन करेंगे। नहीं, ये पर्सन एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर, अगर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ये वाला बनना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका जिसके बारे में आप समझ सकते हो तो वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालो और आईएफएस नौकरी पकड़ लो, डैट इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आप जो है, अगर इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपका काम भारत के अंदर तो होगा ही नहीं, आपको भारत की सरकार दूसरे मुल्क ही भेजेगी कोई ना कोई जॉब या ड्यूटी करने के लिए। तो आप कहलाओगे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट होने वाले एक डिप्लोमेट किसी भी अन्य देश के अंदर। तो एम्बेसडर एक वो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि एक सॉवरेन स्टेट से बिलोंग करता है या करती हैं, लेकिन वो रिसाइड करते हैं दूसरे स्टेट के अंदर। अब वो वहाँ के सिर्फ, याद रखना मैंने रिसाइड बोला है, तो वो वहाँ के सिर्फ रेसिडेंट होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भारत का कोई एम्बेसडर व्यक्ति हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, राजदूत हो, वो अमेरिका में जाकर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स बिता रहे हैं और वहाँ का ग्रीन कार्ड उनको मिल जाएगा, वो वहाँ के नागरिक बन जाएंगे। वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू या फिर कुल मिलाकर भारत की सरकार के थ्रू आप रिप्रेजेंट करने गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गृहस्थी बसाकर वहीं बस जाना है। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन फिर हो सकता है कि भारत की सरकार आपको ये बोले सर्विस से रिज़ाइन करो
और हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आपने नागरिकता उसी देश की अपना ली तो फिर आप हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव कैसे हुए? ईशा, ये मीनिंग समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो एम्बेसडर करता क्या है, इसका रोल क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको इनिशियल लाइन में बताया, एम्बेसडर एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, ठीक है? ये कॉलेज के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात हो रही है मेन पर्सन की या फिर प्राइम पर्सन की। एम्बेसडर कोई भी व्यक्ति हो, मेल हो फीमेल हो, वो एक प्राइमरी चैनल होते हैं, एक मेन चैनल होते हैं कम्युनिकेशन का बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है? कि जैसे अगर इंडिया को कोई एक बात कहनी है अमेरिका के राष्ट्रपति से, बार बार प्लेन लेकर पीएम मोदी नहीं जा सकते, तो वो हो सकता है कि अपने किसी राजदूत को बोल दें जो अमेरिका में इस वक्त तैनात हैं। इंडिया की एम्बेसी जो अमेरिका में होगी और वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स काम कर रहे होंगे वो जाकर मिस्टर ट्रम्प को ये वाली बात फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? अब बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये प्रचलन शुरू कहाँ से हुआ। मतलब राजदूतों का एक दूसरे के देश में आना जाना या फिर मैसेज जो है वो भिजवाना या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैरी करना, ये सिलसिला शुरू कब से हुआ? अगर हम इतिहास की बात करें तो ये वाली जो प्रैक्टिस है ये शुरू होती है, ये आपको बड़े सारे एग्जाम्स में एमसीक्यू की फॉर्मेट में आ सकता है। एंशंट चाइना और एंशंट इंडिया, ठीक है? प्राचीन भारत और प्राचीन काल में चाइना में ये सबसे पहले दुनिया में, विश्व में ये सिलसिला शुरू हुआ था कि जब यहाँ के राजा महाराजा होते थे और चाइना में भी जो लीडर्स होते थे, जो भी किंगडम होता था, वो लोग अपने दरबार से कुछ मैसेंजर्स को, राजदूतों को भेजते थे किसी अन्य मुल्क में, किसी अन्य किंगडम में, कि जाओ उनके साथ ये समझौता कर कर आओ, उनको हमारी तरफ से ये फरमान देकर आओ, उनको ये ऑफर देकर आओ, उनको चेतावनी दे दो, तो चेतावनी दे दो कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो वो युद्ध उनको हमसे करना पड़ेगा। ये सिलसिला भारत और चाइना से होते हुए अन्य देशों में फैला। तो इंडिया आप कह सकते हो कि वन ऑफ द फर्स्ट नेशन स्टेट था पूरी दुनिया में अपार्ट फ्रॉम चाइना, जहां पर ये एम्बेसडर की, राजदूत होने की, राजदूत को अपॉइंट करने की, दूसरे किंगडम में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ मानव इतिहास के अंदर। लेकिन उस ज़माने में जैसा कि आप जानते हो आज की तरह इतनी टेक्निकलिटीज़ और ये सब नहीं थी। बेसिकली कुछ मैसेजेस होते थे वॉर्स रिलेटेड, पीस रिलेटेड, कुछ समझौता करना है, व्यापार करना है। जैसे ईशा, मुझे एक बात बताओ, एंशंट इंडिया में हमारा व्यापार बहुत फेमस है, जो हम हिस्ट्री की किताब में पढ़ते हैं, रोमन एम्पायर के साथ। तो वो एकदम से थोड़ी ना स्टार्ट हो गया होगा। इतने साल, इतने सारे सालों तक जो रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड चला, रोम के विभिन्न एम्पायर्स के साथ, विभिन्न किंगडम्स के साथ, मतलब रोमन एम्पायर तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ईशा, क्या ये ऐसे ही शुरू हो गया होगा कि हम रोम गए और भारत के किसी राजा ने, उनको गुप्ता एम्पायर वालों ने, अशोका ने भेज दिया कि हाँ भाई जाओ और इनके साथ कोई भी जो बंदा मिले वहाँ पर उसके साथ ट्रेड करना तुम स्टार्ट कर देना? नहीं ना, प्रॉपर एक डिप्लोमेटिक चैनल इस्टेब्लिश हुए होंगे ना इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, तभी तो वो व्यापार आगे बढ़ा, है ना? तो दोस्तों पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ज़माना बहुत अलग था, एंशियंट टाइम का ज़माना आप इमेजिन कर सकते हो। तो पहले के ज़माने में जब ये भारत और चाइना में जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था राजदूतों को भेजने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टास्क के लिए ही उन राजदूतों को अपॉइंट कर कर दूसरे किंगडम्स में भेजा जाता था। तो वो जनरली कौन होते थे? या तो एक किंगडम से दूसरे किंगडम, यानी कि भारत के किसी एम्पायर से होते हुए दूसरे एम्पायर वो जा रहे हैं, मान लो रोमन एम्पायर जा रहे हैं मैसेंजर बनकर, या प्लेनी पोटेंशरीज बनकर, या एनवॉय बनकर। अब मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? एक मैसेज लेकर जा रहे हैं कि यार व्यापार करना है हमें आपके साथ, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, या फिर कल को अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हमारे बीच में युद्ध हो सकता है, या फिर एक तरीके से हम आपके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया मैसेंजर, है ना? अब मैं आपको दो चीज़ों का मीनिंग पहले क्लियर कर देता हूँ कि हु आर प्लेनी पोटेंशरीज और एनवॉइस, ठीक है?
इसके लिए आप ज़रा मेरे साथ आओ गूगल पर, ठीक है। प्लेनिपोटेंशियरी कौन होता है? जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ। ये एक पर्सन डिप्लोमेट ही होता है, ठीक है, डिप्लोमेट ही होता है, लेकिन ये नॉर्मल डिप्लोमेट नहीं होता। प्लेनिपोटेंशियरी एक वो पर्सन होता है जो कि किसी भी अगर किंगडम से किसी राजा महाराजा ने भेजा होता है ना अगर उसको, या फिर आज के समय भी आप मान लो कि अगर प्राइम मिनिस्टर या हमारी सरकार अगर किसी एक पर्सन को डिप्लोमेट के तौर पर भेज रही है किसी अन्य मुल्क, तो वो प्लेनिपोटेंशियरी कैसे होगा? सरकार उसको, या पुराने ज़माने की बात करें राजा महाराजा, उसको कंप्लीट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शन दे देंगे कि हमारे बिहाफ पर तुम रिप्रेजेंट होने जा रहे हो, और प्रेजेंट सिचुएशन अगर टिपिकल हुई या अनसर्टेन हुई तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना, वो डिसीजन लेना। हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें रस्टिकेट नहीं करेंगे, हम तुम्हें सर्विस से हटाएंगे नहीं, तुम पे चिल्लाएंगे नहीं, तुम्हें जेल में बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे पास हमारी तरफ से खुली छूट है कि तुम जो भी एक्शन लेना चाहो वो हमारी सरकार को या हमें मान्य होगा। उसके लिए तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ईशा कि ये कैसा डिप्लोमेट होता है प्लेनिपोटेंशियरी? ठीक। फिर से बताऊं? अच्छा ठीक है ईशा, प्लेनिपोटेंशियरी एक वो डिप्लोमेट है तो ये भी एक राजदूत ही, ठीक है, लेकिन इसको जिस भी राजा महाराजा ने या जिस भी सरकार ने अगर भेजा है तो वो सरकार या राजा महाराजा इस बंदे या बंदी को कंप्लीट इंडिपेंडेंट पावर दे देंगे कि तुम प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जब तुम दूसरे मुल्क जा रहे हो, दूसरे एम्पायर बात करने जा रहे हो, उधर कोई चीज़ें अनसर्टेन हो जाएं, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ना हो, चीज़ें बिगड़ जाएं एकदम से, सामने वाली पार्टी तुमसे नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो तुम जो एक्शन लेना चाहो अपने ग्राउंड पे उस रियलिटी को देखते हुए ले लेना। हमारी तरफ से तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम तुम्हें खुली छूट देते हैं, हमारा तुम पे बहुत भरोसा है। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी बात हम यहां पर ये करते हैं कि जो हम एक मीनिंग देख रहे थे एनवॉय का, ठीक है, मैं आपको गूगल से प्रॉपरली इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगली बार से जो ऐसे मीनिंग हुआ करेंगे मैं टीम से बोल दूंगा, मटेरियल टीम से, कि वो यहीं पर लिख दें। उनको लिखना चाहिए था वैसे, पर पता नहीं वो क्यों भूल गए। एनवॉयस का मतलब क्या होता है? हु इज कॉल्ड एज एन एनवॉय, जो एक पर्सन है जिसको सरकार ने भेजा है, ठीक है, एक मैसेज लेकर टू अनदर कंट्री। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ना जो एनवॉय है और जो मैसेंजर है वो तो एक ही तरीके का पर्सन हुआ, ठीक है, वो भी मैसेज ही लेकर जा रहा है तो मैसेंजर हम बोल देते हैं। लेकिन मैसेंजर वैसे ना एक ऑफिशियल टर्म नहीं होती है, वैसे हम ऑफिशियली मैसेंजर्स को एनवॉयस बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री बाकी कार्यों में अगर बिजी हैं, वो बार बार छोटी सी बात करने प्लेन लेकर देशवासियों के टैक्सेस का जो पैसा है उसको लेकर, जिसको स्कीम में देश की तरक्की में लगाना चाहिए, वो बार बार प्लेन लेकर यात्रा नहीं करने जा सकते छोटी सी बात बताने। वो वाला काम फोन कॉल से भी हो सकता है, लेकिन कुछ मान लो डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, कुछ एग्रीमेंट है, कुछ ट्रीटी है, कुछ बात कहनी है जिसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए पड़ सकता है, और हमारे प्रधानमंत्री के पास या किसी देश के राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे देश आ सकें या हमारे देश के लीडर्स उनके देश जा सकें, तो वहाँ पर एम्बेसडर्स जो होते हैं, जो एनवॉयज होते हैं, वो मैसेज लेकर जाते हैं। लेकिन प्लेनिपोटेंशियरी जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मेन पर्सन होता है जिसको सरकार, या पुराने ज़माने के अंदर अगर हम बात करें तो राजा महाराजा तैनात करते थे कि तुम इंडिपेंडेंटली जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही जाकर करना वहाँ पर, ठीक है, और हम तुम पर कंप्लीट यकीन करते हैं कि तुम जो भी डिसीजन लोगे वो हमें मान्य होगा। तुम ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन ले लेना अपने हिसाब से। क्लियर हुआ? ठीक है, और बात करते हैं एम्बेसडर्स के बारे में। लेकिन जब राइटर हमें ये बता रहे हैं कि जब ये चाइना और इंडिया में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था ना, तो सिर्फ राजदूत ही भेजे जाते थे। समझने की कोशिश करना आप सब। राइटर हमसे ये कह रहे हैं कि ये वाला सिलसिला हमें पता चला, आज एक फैक्ट नया पता चला कि इंडिया और चाइना में एम्बेसडर्स का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन पहले सिर्फ एम्बेसडर्स ही भेजे जाते थे। आज के समय में क्या होता है, एम्बेसडर्स की ज़रूरत बार बार होती है। अब अगर मोदी जी बिजी हैं, वो बार बार प्लेन लेकर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो किसी एक पर्सन को बार बार टैक्स पेयर्स के मनी पर प्लेन लेकर, शिप लेकर भेजे दूसरे मुल्क।
पैसा भी तो खर्च होगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत साल पहले एक प्रचलन शुरू हुआ, मैं एंशियंट टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात कर रहा हूँ। कुछ सेंचुरीज पहले एक सिलसिला ये स्टार्ट हुआ कि हम एक काम करते हैं, अपने देश की ऑफिशियल बिल्डिंग को आपकी कंट्री क्या बनाते हैं, आपकी कंट्री के अंदर बनाते हैं, और आप अपनी कंट्री की ऑफिशियल बिल्डिंग हमारी कंट्री के अंदर बनाना, जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं, एम्बेसीज। ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में राइटर हमें बता रहे हैं कि जब इंडिया और चाइना में या बाकी मुल्कों में जब ये राजदूतों को भेजने का सिलसिला जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई भी परमानेंट एम्बेसी स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, कोई मिशन स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, कोई लेगेशंस नहीं हुआ करती थी। देखो मिशंस क्या होते हैं, मिशन इन द सेंस ये डिप्लोमेटिक मिशंस की बात हो रही है कि यार एक ट्रीटी हम दोनों देशों के बीच में साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है। उसके लिए टाइम लग सकता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने के लिए उस ट्रीटी में क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या हम दोनों को रोल निभाने हैं, आपसी जो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अब हो सकता है इसके लिए महीनों का वक्त लग जाए, तो इसको ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक मिशन या फिर डिप्लोमेटिक एजेंडा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो तीसरा टर्म है इसका क्या मतलब है, लिगेशन का। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लिगेशन का दोस्तों मीनिंग होता है, ये एक डिप्लोमेटिक मिनिस्टर को कहा जाता है, मतलब कोई भी एक ऐसा मंत्री, या आप नॉर्मली एम्बेसडर भी इसको समझ सकते हो, डिप्लोमेट। ठीक है। स्पेशली जो एम्बेसडर की रैंक के नीचे होता है उसको आप कहते हो लिगेशन। मतलब लिगेशन एक ऐसा पर्सन है, आप ऐसा मान लो कि रैंकिंग ऑफ ऑर्डर में एम्बेसडर एक सीनियर पर्सन है, और उनके नीचे जो भी उनका स्टाफ काम कर रहा है उसमें से किसी पर्सन को तैनात करा गया है कि तुम डिप्लोमेटिक मिनिस्टर बनकर चले जाओ, मैं थोड़ा सा बिजी हूं। मतलब देश के लीडर बिजी हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एम्बेसडर को, एम्बेसडर भी बिजी चल रहा है इस टाइम पर, या चल रही है, और वो भेज रहे हैं किसी एक डिप्लोमेटिक मिनिस्टर को या अपने जूनियर स्टाफ को, तो उस जूनियर पर्सन को हम लोग कहते हैं लेगेशन। लेकिन होता ये भी एक प्रकार से डिप्लोमेट ही है, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो पुराने ज़माने में, आज के समय में जैसे जो एम्बेसीज की जो बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है ना, जैसे ईशा आप तो न्यू दिल्ली रहते हो, आपने देखा होगा साउथ कैंपस कॉलेजेस के आसपास ये आपको फ्रेंच एम्बेसीज है ना, अमेरिकन एम्बेसीज, कैनेडियन एम्बेसी, बड़ी सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज आपको देखने को मिल जाती हैं पुराने ज़माने में। लेकिन ये एम्बेसी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई परमानेंट मिशंस हुआ करते थे, ना ही कोई परमानेंट लेगेशंस हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये बोलने का क्या मतलब है परमानेंट, परमानेंट मतलब उस देश में वो पर्सन परमानेंटली तैनात है, भारत की सरकार ने या फिर हमारे देश के लीडर्स ने उसको ये बोला कि तुम वहीं पर जाके रहो, तुम्हें कुछ सालों तक वहीं ड्यूटी निभानी है, जब तक हम तुमसे वापस आने के लिए ना बोलते तब तक तुम्हें लौटकर नहीं आना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो चलो पुराने ज़माने की बात बता रहे हो कि ये सब कुछ परमानेंटली एम्बेसीज मिशन या लेगेशन एस्टैब्लिश नहीं होते थे, कंट्रीज या राजा महाराजा अपने राजदूतों को भेज देते थे दूसरे एम्पायर में। ठीक है। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है, आपका सवाल मुझसे ये हो सकता है कि सर जो आज की प्रक्रिया, जब से एम्बेसीज की जो परमानेंट बिल्डिंग एक कंट्री दूसरी कंट्री में बना लेती है और उनकी कंट्री फिर हमारी कंट्री में बना लेती हैं, ये वाला प्रचलन जो है ये कब से शुरू हुआ। तो ये जो आज के समय की जो मॉडर्न प्रैक्टिस है ना, कि हमारे देश का एक एम्बेसडर रेसिडेंट एम्बेसडर बन के रहेगा या रहेगी, ठीक है, ये प्रचलन शुरू हुआ यूरोप के अंदर। कब शुरू हुआ, 14th एंड 15th सेंचुरीज में। और यूरोप के अंदर भी सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पर ना हिस्टोरियंस का थोड़ा सा जो व्यू पॉइंट है वो डिफर करता है, लेकिन जब इस चीज़ को स्टडी करा गया तो उनका ये मत है हिस्टोरियंस का कि प्रोबेबली सबसे पहले ये वाली परमानेंट डिप्लोमेटिक मिशंस, परमानेंट एम्बेसीज, परमानेंट लेगेशंस बनाने वाली जो प्रक्रिया है दो देशों के बीच में, ये यूरोप में स्टार्ट हुई 14वीं और 15वीं शताब्दी में। और उनका कहना है कि ये प्रक्रिया सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वेनिस और मिलान में। ये दो सिटीज कहाँ पर है ईशा, एनी आइडिया विच कंट्री? ये दो सिटीज हैं, वेनिस और मिलान, है ना, कंट्री नहीं है, सिटीज हैं। ये जो मैप है ना आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इटली। ठीक है, ये इटली का मैप है, जो आपको ये डार्क ब्राउनिश सा जो कलर दिख रहा है ना, पूरा इटली का मैप है ये वाला। ठीक है, तो कहाँ है वेनिस और कहाँ है मिलान,
ये है आपका मिलान सिटी और ये है आपकी वेनिस। तो इन दो इन दो जगहों पर हिस्टोरियंस का, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हुई थी सबसे पहले रेसिडेंट एम्बेसडर्स को दूसरे देश में तैनात करने की, और उनके देश के जो एम्बेसडर्स होंगे वो हमारे देश में रेसिडेंट एम्बेसडर्स बनकर रहेंगे। एक चीज़ पर ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उन रेसिडेंट एम्बेसडर्स को 14वीं और 15वीं शताब्दी में, मतलब 14th और 15th सेंचुरी में जब ये प्रचलन शुरू हुआ तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलना स्टार्ट हुई। अब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखो एक लाइन और लिखी हुई है, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द एम्बेसडर, ठीक है, और उसके साथ आया हुआ जो स्टाफ है। तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के कानून के तहत, मतलब ये सामने वाली कंट्री को मैसेज होता है हमारा, अगर हम मान लो कि ईशा कोई भी इंडियन फॉरेन सर्विस का अगर कोई बंदा भेज रहे हैं, कोई भी एक कंट्री इमेजिन कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम अपना राजदूत भेज रहे हैं और भारत ने अपनी एम्बेसी बनाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वो लोग वहां काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ऑस्ट्रेलियन सरकार से दरखास्त रहती है और उनकी भी हमसे रहती है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया के अंदर होगी, इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, इंडिया का जो एम्बेसडर स्टाफ है वो ऑस्ट्रेलिया में काम करेगा रेसिडेंट एम्बेसडर बन के। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्लोमेट्स होंगे वो भारत के अंदर काम करेंगे भारत के रेसिडेंट एम्बेसडर्स बनकर। ओके, तो दोनों देशों के बीच में एम्बेसडर्स को और उनके स्टाफ को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा दोनों देशों का मानना रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमन कानून होंगे, छोटी सी, मतलब अब देखो सज़ा किसी को छोटी से छोटी बातों पर मिल सकती है। अब हमारा कोई पर्सन जो भारतीय मूल का निवासी है वो नहीं जानता कि उधर ये ट्रेडिशन या कल्चर ये जो फॉलो होता है, तो उनको बेसिकली क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर मिलनी चाहिए। किस चीज़ की? प्रोटेक्शन की। और प्रोटेक्शन किस चीज़ से? छोटी छोटी बातों पर उनको पनिश ना करा जाए। मान लो कल को कुछ बहस हो जाए, हमारे देश का एक आईएफएस ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुंह चला रहा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने इसको फांसी की सजा दे दी या उम्र कैद की सजा दे दी या इन पे बहुत भारी भरकम अमाउंट की एक पेनल्टी इंपोज कर दी कि इनको इतना फाइन भरना पड़ेगा, इन्होंने बदतमीजी करी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोनों देशों के बीच में जब भी ये डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं तो बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं होती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स बनते हैं कि इस चीज़ से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आप हमारे डिप्लोमेट को दोगे, हमारे एम्बेसडर को दोगे और हम आपके एम्बेसडर को देंगे, ठीक है, समझ पा रही हो? और इसी को कहते हैं द आइडिया ऑफ इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द एम्बेसडर, कि मतलब एम्बेसडर जो हैं और उनके साथ जो उनका स्टाफ गया है हमारे देश से रेसिडेंट एम्बेसडर बनने किसी अन्य देश के अंदर, तो उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। और ये इम्यूनिटी दो देशों के बीच में जब भी किसी भी प्रकार की डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस होती है या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं, ये इम्यूनिटी देना एम्बेसडर्स को ये बेडरॉक माना जाता है। यानी कि अगर दो देशों को अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, एम्बेसडर्स के ऊपर कोई भी खतरे का साया नहीं मंडराना चाहिए। ये दोनों देशों को एक दूसरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो छोटी मोटी आपसी जो तनबन है, संबंध बुरे हो भी गए और मान लो दो कंट्रीज के बीच में वॉर भी हो गया है, तभी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं भैया एम्बेसडर्स की तो कोई गलती नहीं है ना, आप उनको सुरक्षित उनके देश वापस जाने दो। आपने अक्षय कुमार की वो मूवी देखी है शायद, एयरलिफ्ट, गल्फ वॉर के ऊपर है। क्या होता है जब सद्दाम हुसैन, हमने काफ़ी बार पढ़ा है ना इन लेक्चर्स में, सद्दाम हुसैन ने जब
कुवैत पर इन्वेजन करी थी 1990s में, तो कुवैत में ऑब्वियस सी बात है इंडियंस रह रहे होंगे, है ना। तो वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी थी उसका स्टाफ जो है उसको टाइम दिया गया था कि आप अपने भारत देश लौट जाओ, ठीक है। अब वहाँ के स्टाफ को कुछ नहीं करा गया, क्यों? बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब आप कहोगे सर पर वो तो इराकी आर्मी थी और वो लोग तो कुवैत में तैनात थे, क्योंकि हमारे इराक के साथ भी शुरू से ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है किसी कंट्री में इन्वेजन कर रहे हो, आप अपने देश में भारत के राजदूतों को कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन किसी अन्य देश के अंदर भारत के राजदूत हैं तो आपने उनको मार डाला इस बिहाफ पर ये कहकर कि हमने तो इन्वेजन करी थी और हमारे लिए तो सब बराबर थे वहां पर। नहीं, डिप्लोमेट्स आर डिप्लोमेट्स, ठीक है, ये चीज है। ईशा क्लियर हुआ? अब देखो, बहुत बार नेशंस जो हैं वो एक चीज पर आर्ग्यू करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच में भी एक डिबेट चलती है कि ये जो एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल रही है या इनवॉयलेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है कि हम उनके अधिकारों को वॉलेट नहीं करेंगे, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर मिलनी चाहिए। अब इस चीज में बहुत बार एक डायलेमा भी क्रिएट होता है। कैसा डायलेमा? टॉपिक जो डिबेट्स का बन जाता है वो ये बन जाता है कि अगर कोई पर्सन है आईएफएस ऑफिसर, ठीक है, भारत का कोई इंडियन फॉरेन सर्विस का कोई एक ऑफिसर है, मेल या फीमेल, और वो किसी और कंट्री में तैनात है और उस कंट्री में वो कुछ ऑफेंसेस को अंजाम दे देते हैं। वो पार्किंग ऑफेंसेस के लिए पकड़े गए, गलत जगह गाड़ी उन्होंने पार्क कर रखी थी, ठीक है, पुलिस वाले ने उनका चालान काट दिया, उस कंट्री के पुलिस वाले ने। या फिर वो पाए गए दोषी ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे केसों में कि वो जो है ड्रग्स जो हैं उसकी लेन देन कर रहे थे, ठीक है, ड्रग्स को बेच रहे थे, पैसा कमा रहे थे। या फिर वो डिप्लोमेट क्या कर रहा था कि गाड़ी के अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया है, नशे में धुतता किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, फिर नशे में किसी लड़की को मोलेस्ट कर दिया। तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया चिन्ह है ईशा, कि क्या तब भी ये प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनिटी ऐसे केसेस के अंदर फॉलो होगा, या फिर जिस कंट्री में वो तैनात होंगे उस कंट्री के जो उस कंट्री का जो लॉ ऑफ द लैंड होगा। लॉ ऑफ द लैंड समझते हो ईशा? उस कंट्री का कानून, जिस कंट्री में अभी आप हो, हाँ, उस कंट्री के, आप ये भी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग या नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। सवाल ये उठता है कि क्या इस एम्बेसडर को, जिसने दूसरे मुल्क में जाकर बीइंग एन एम्बेसडर ऐसी घटना को अंजाम दिया है, ऐसे जो है ऑफेंसेस करे हैं, तो क्या सजा मिल सकती है? ये जो है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन ईशा, नॉर्मली आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है ऐसे केसेस में सजा मिलनी चाहिए क्या, पार्किंग ऑफेंसेस को लेकर? या फिर ड्रग नहीं मिलनी चाहिए? ईशा, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है यहाँ का आईएफएस ऑफिसर अमेरिका जाके, पार्किंग ऑफेंसेस में नहीं होनी चाहिए? बीचों बीच मॉल के जाके आप गाड़ी खड़ी कर दो और वहां पर आप लोगों को परेशान कर रहे हो, ये भाई मैं तो आईएफएस ऑफिसर हूं, मैं तो यहां पर तैनात हूं, डिप्लोमेट हूं, मैं तो, गलत चीज हो गई ना? तो साथ क्यों दे रहे हो आप? गलत है कि नहीं? आप एक बार बताओ, ये कोई बात नहीं होती ईशा के कोई काम आ गया यार। आप ईशा यार, कम ऑन यार, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यू आर टॉकिंग लाइक इडियट। आप आप इंडिया में आईएफएस, यार इन्फॉर्मेशन देने जाना है यार, आप समझो तो मेरी बात। आप इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहे हो कि आपको इन्फॉर्मेशन देने जाना है, तो आप पार्किंग ऑफेंस कर दोगे, दूसरों की मतलब पार्किंग को रोक दोगे, आप गाड़ियां रोक दोगे, तैनात कर दोगे। नहीं, पर पेनल्टी फाइन तो लगेगा। अब ये वाला काम मुझे आप एक बार बताओ, ये तो चलो आप दूसरे देश के अंदर कर रहे हो, यहां पर लोग ही सवाल नहीं उठाने लग जाएंगे? अगर आप इंडिया में आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा ट्रैफिक लाइट को दूसरे लोगों के लिए रुकवाकर पुलिस की गाड़ियां या रैलीज जो है वो पास करी जाती है, नेताओं को निकलने दिया जाता है। जनता को इससे खुंदक नहीं मचती है क्या? परेशानी नहीं होती है क्या? होती है ना। तो अब आप एक बार बताओ, अब जब दूसरे देश में जाकर आप ये वाला काम करोगे तो
असुविधा हमेशा किसको नहीं होनी चाहिए बताओ? सिटीजन्स को। थोड़ी सी भी अगर उनको होती है और आपके गलत काम की वजह से होती है, जो कि किसी भी कंट्री के कानून के तहत, नॉर्मल कानून के तहत, मैं कस्टम्स की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं रीति रिवाजों और परंपराओं की बात नहीं कर रहा, वो सारे देशों के अलग होते हैं, लेकिन प्रॉपर जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत अगर आपने किसी चीज को ब्रीच करा है तो क्या वो चीज नहीं होनी चाहिए क्या? फिर ये ऑफेंस माना माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी इस पर्सन के ऊपर? लगनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ये कहती है कि नहीं, डिप्लोमेट्स को इस चीज़ से भी, जैसे आप आर्ग्यू कर रहे हो ना, डिप्लोमेट्स को इस चीज़ से भी, मतलब एटलीस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग तो नहीं, लेकिन पार्किंग ऑफेंस वगैरह या जो भी है उससे उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर ड्रग ट्रैफिकिंग तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये तो सज़ा मिलेगी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पता है डिबेट किया है। आप कहोगे सर कंट्रीज पागल है क्या, ड्रग ट्रैफिकिंग तो साफ दिख रहा है, तो कितनी गलत चीज़ है। कंट्रीज का मत ये है, अगर हमारा कोई राजदूत आपके देश में कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे केसेस में पकड़ा गया है, पकड़ी गई है ना, तो उसको वहां पर ट्राई मत करो। ट्राई समझते हो, मतलब उसको कंडक्ट बनाकर बेसिकली केस चलना, कोर्ट में जो केसेस होते हैं, आप वहां मत करो उनको ट्राई, आप उनको हमारे देश भेज दो, हमारे देश के तहत हम उसको सजा दे देंगे। ये है डिबेट एक्चुअली। ठीक है। अब जो क्या होता है, कुछ साल पहले जो रेसिडेंट एम्बेसडोरियल सिस्टम जो आता है, मतलब आप जो है एक रेसिडेंट एम्बेसडर जो है वो भेज रहे हो किसी अन्य देश के अंदर परमानेंटली, एक बिल्डिंग बनाकर, जिसको आप कहते हो एम्बेसी, या फिर डिप्लोमेटिक मिशंस के तौर पर आप किसी पर्सन को तैनात कर रहे हो। ये चीज़ कुछ साल पहले पूरी तरीके से एक डॉक्यूमेंट के तहत, एक मीटिंग के तहत, एक कॉन्फ्रेंस के तहत फॉर्मलाइज करी गई थी, और वो थी 1815 के अंदर होने वाली। दुनिया के विभिन्न डिप्लोमेट्स यहां पर मिले थे। स्पेशली मैं अगर बात बताऊं, सारी दुनिया के तो नहीं आए थे, मेजरली यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स थे इस मीटिंग के अंदर। क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्टे, जानते होगे आप ईशा इसका नाम, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो पर्सन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर नेपोलियन बोनापार्टे ने, और क्या करा था, ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को कैप्चर कर रखा था नेपोलियन ने, है ना। नेपोलियन की डेथ के बाद कंट्रीज ने या टॉप लीडर्स ने आपस में यूरोपियन देशों को बांटना शुरू करा, और वहां पर उन्होंने वो इस समझौते पर आए कि आपस में हम लोगों को तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। हम लोग परमानेंट एक रेसिडेंट एम्बेसडर्स एक दूसरे की कंट्री में तैनात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता है ना, जैसे आप जानते ही होगे, समझते होगे, इस नॉर्मल जो मैं चेन बना रहा हूँ, ए जो कंट्री है वो सी और बी में अपने रेसिडेंट एम्बेसडर भेजेगी, बी जो है वो ए में और सी में, और सी जो है वो ए में और बी में, है ना। तो सबके रेसिडेंट एम्बेसडर एक दूसरे में है। ये चीज़ फॉर्मलाइज हुई एट अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस बिटवीन वेरियस एम्बेसडर्स, वेरियस डिप्लोमेट्स और वेरियस कंट्रीज के हेड्स के बीच में। 1815 की बात है, और इस मीटिंग को बोला गया कांग्रेस ऑफ वियना। वियना आप जगह जानते हो ईशा, कहां पर है? वेयर इज वियना? किसकी कैपिटल है ये? एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है वियना। तो इसके अंदर क्या क्या डिसाइड हुआ, यहां पर इन्होंने रिकॉग्नाइज करा द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉप्स डिप्लोमेटिक यू। ठीक है। अब मुझे नहीं पता है फ्रेंच वर्ड है क्या है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको इजी बता देता हूं। कॉप्स डिप्लोमेटिक यू का मतलब ये है कि हम एक परमानेंट परमानेंट रेसिडेंट एम्बेसडर एक दूसरे की कंट्री में तैनात करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरी चीज, इस मीटिंग के अंदर जो विभिन्न लीडर्स, हेड्स और डिप्लोमेट्स आए थे, दे डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैटेगरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं। एम्बेसीज एस्टैब्लिश करनी है, परमानेंट मिशन एस्टैब्लिश करने हैं,
या फिर लेगेशन एस्टैब्लिश करने हैं, या एम्बेसडर्स को भेजना है, या फिर ये सब कुछ होगा हम दोनों के बीच में, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। कि हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, थ्रू विच चैनल, एम्बेसी की बिल्डिंग बनाएं, डिप्लोमेट्स को टाइम टू टाइम भेजें, परमानेंटली उनको तैनात करवाएं, उनके साथ उनका स्टाफ भी भेजें क्या, और आप भी क्या उतना ही करोगे जितना हम भेज रहे हैं आपके देश, ये डिफाइन करा गया। और फिर यहां पर एक प्रोटोकॉल इशू करा जाता है जहां पर यह बताया गया कि जब भी हम देशों के बीच में आपस में, मतलब ये जितने भी देश यहां पर आए थे, उन्होंने बोला कि हमारे बीच में जब भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होंगे ना, हम एक प्रोटोकॉल उसके लिए निर्धारित करते हैं कि उस प्रोटोकॉल के तहत हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस के फंक्शंस क्या चलेंगे और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब एक प्रकार से रैंकिंग, कि आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी किसे दे रहे हो, थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी किसे दे रहे हो। अब यहां पर प्रायोरिटी का मतलब पता क्या है, कि आपके कंट्री में अगर आपके राष्ट्रपति से किसी को बात करना है तो हमारा राजदूत कौन सा वाला होगा। क्योंकि अभी जैसा कि ईशा मैंने आपको बताया, एम्बेसडर सीनियर मोस्ट है, लेगेशन लेकिन जूनियर है उनका, है ना। तो जाएगा कौन बात करने, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा। अगर एम्बेसडर मान लो दिवाली की छुट्टियों पर इंडिया गया हुआ है, ठीक है, इंडिया आया हुआ है वो, और उस टाइम पर वहां पर कोई जो लेगेशन है, जो एम्बेसडर मिनिस्टर है, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर है, जो कि जूनियर एम्बेसडर से, ठीक है, तो वो जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये ऑर्डर ऑफ रैंकिंग डिसाइड करेगी डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था कि आज भी ये प्रैक्टिस में है, आज भी ये यूज में है। क्लियर हुआ ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वक्त ज़माना आगे बढ़ता है, जो यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ को गुलाम बना रखा था, फिर वो कंट्रीज आज़ाद होना शुरू होती हैं। फाइनली 1961 में, जैसा कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी ना, वियना, कांग्रेस ऑफ वियना की 1815 में, अब ये प्रोटोकॉल वगैरह तो बहुत पुराने हो गए थे, तो 1961 में फिर से वियना के अंदर एक मीटिंग होती है और एक प्रॉपर कन्वेंशन, एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो है दुनिया के विभिन्न देशों को बुलाकर उनसे साइन करवाया जाता है। और उसका नाम था ईशा, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसा कि आप ये यहां पर देख पा रहे हो, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यहां पर जो पास्ट में 1815 वाली जो कांग्रेस ऑफ वियना की मीटिंग में जो चीजें डिसाइड हुई थी ना, उसको दोबारा से अंडरलाइन करा गया और ये बोला गया, 1961 में वक्त और ज़माना बदल चुका था ना इसका काफ़ी ज़्यादा, तो ये बोला गया कि आज के ज़माने की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी हैं, उनके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर कर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक नया मोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं वो कंट्रीज पर, कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तुम्हें एम्बेसीज या फिर अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर इतना खर्चा कर कर ये तैनात करने की ज़रूरत ही क्या है। अब उनका मत क्या है, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो एम्बेसडोरियल जो सिस्टम है, यानी कि आप अपने एम्बेसडर्स को, राजदूतों को परमानेंटली किसी देश में रेसिडेंट एम्बेसडर बनाकर तैनात कर रहे हो, आपने एम्बेसी की बिल्डिंग बना रखी है, ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा आपने वहाँ पर सब कुछ, ठीक है। क्योंकि एक बात बताओ मुझे ईशा, मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ जो हमने इकोनॉमिक्स में कवर करा था नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर। भारत की अगर एम्बेसी चाइना के अंदर है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, नाइजीरिया के अंदर है, केनिया में है, जिम्बाब्वे में है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में है, कहीं पर भी है, कोई भी एक कंट्री मान लेते हैं, रशिया के अंदर है, वो प्रॉपर्टी किसकी है, इंडिया की। और रशिया की एम्बेसी अगर भारत के अंदर है तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, रशिया की। तो ये जो पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस वगैरह है, जो स्टाफ है, उनकी सैलरी देने का काम है, ये कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत ही सही लेकिन खर्चा तो है ना, है कि नहीं। और ये खर्चा भारत की सरकार देती कैसे, टैक्स पेयर्स के मनी से ना। तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस चीज पर एक सवालिया चिन्ह लगाते हैं कि एम्बेसडर सिस्टम, या फिर जिसको यहां पर लिखा हुआ है एम्बेसडोरियल सिस्टम, ये एक तरीके से खर्चा करने वाली बात है, बेफिजूल खर्चा करने वाली बात है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी रियलिटीज
21st सेंचुरी अलग तरीके से वर्क करती है। वो इस बात के ऊपर सवालिया चिन्ह लगाते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि आज के समय में सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेटेस्ट टू लेटेस्ट गैजेट्स और डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास। एग्जाम्पल मतलब जब पीएम मोदी अपने ऑफिस से बैठकर लाइव कॉन्फ्रेंस करते हुए, आप यहां पर स्क्रीन के अंदर देख रहे हो ये बॉक्सेस बन रखे हैं, तो अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 5 लेयर हैं, और मान लो कि यहाँ पर 25 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तो जब पीएम मोदी अपने ऑफिस में बैठे बैठे 25 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ या उन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स के साथ बात कर सकते हैं आराम से, तो उनको प्लेन लेकर हवाई यात्रा करते हुए या शिप से जाते हुए टैक्स पेयर्स के मनी को बर्बाद करते हुए फिजिकली उनसे मिलने की क्या नीड है? बात तो यहां से हो जाएगी, जितनी मर्जी देर बैठ के बात करो, है ना ईशा, समझ रहे हो? लेकिन ऐसा माना जाता है, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के ऊपर वाली जो हमने आर्गुमेंट पढ़ी ना कि मतलब ये फिजूल खर्ची, आजकल के टाइम में तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक किसी भी देश का राष्ट्रपति फोन कॉल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए, व्हाट्सएप का वीडियो कॉल, गूगल मीट की मीटिंग जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं, जब आपस में ऐसे बात हो सकती है, तो फिर इतना पैसा खर्च करके फिजिकल ट्रैवल करने की क्या नीड है? अभी ईशा एक बात बताओ, अभी जैसे रात के 12:30 बज रहे हैं, हम एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन हैं तो हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, या मुझे कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, तो हम टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके लिए फिजिकली अभी पॉसिबल है कि आप मेरे घर से इतनी दूर रहते हो और आप मेरे घर जो है आ जाओ अभी ऑटो लेकर या स्कूटी चलाकर, या घर वाले आपको छोड़ दें और फिर ले जाएं 2-3 घंटे बाद? नहीं ना, पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, है ना? यहाँ से बैठकर हम आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं स्मूथली, ठीक है, जैसे मर्जी अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, कुछ भी पहनकर बैठे हुए हैं, आराम से क्लास कर रहे हैं, आराम से भाई जो पढ़ना है वो पढ़ लो, जैसे मर्जी पढ़ना है पढ़ लो, जब टाइम डिसाइड करना है तब टाइम डिसाइड कर लो। यही जो सेम चीज़ मैंने हमारे एग्जाम्पल में दी ना, यही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आज के समय में ये प्रॉपर एम्बेसडोरियल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि आप रेसिडेंट एम्बेसडर्स को तैनात करो दूसरे देशों के अंदर। लेकिन फिर भी इस चीज़ के ऊपर काउंटर आर्गूमेंट देने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये सिस्टम इसलिए ज़रूरी है, बेसिकली दो देशों के बहुत सारे एरियाज जो हैं आपस में जुड़े होते हैं, अपार्ट फ्रॉम साइनिंग अ ट्रीटी, अपार्ट फ्रॉम साइनिंग अ कन्वेंशन या बातचीत करना। उनका ये कहना है कि दो देशों के बीच में ज़्यादातर जो रिलेशंस होते हैं वो ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से पास्ट से लेकर, मतलब प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन काल तक लेकर और आधुनिक काल तक, आज के समय तक ट्रेड और कॉमर्स को अंजाम देने के लिए ये डिप्लोमेटिक चैनल होना ज़रूरी है। अब वो चाहे ऑनलाइन मीडियम से हो फ्यूचर में, कि बिल्कुल भी ना जाएं हम लोग वो करके, मिले ही ना, तो वो एक अलग चीज़ है कि कंट्री जो है बेफालतू के अपने पैसे जो बर्बाद कर रही है। लेकिन पॉइंट यार वही है ना, अगर ईशा आपकी और मेरी अगर अच्छी दोस्ती है तो हम क्या कभी भी नहीं मिलेंगे? हम हमेशा ये कहेंगे नहीं यार हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? देख यार दोस्त, मैं तेरा पैसा खर्च नहीं करवाना चाहता, हम ना वीडियो कॉल पे मिल लिया करेंगे, हम ना फ़ोन पे बात कर लिया करेंगे। फिजिकली मिलने से दो देशों के जो रिश्ते होते हैं या फिर जो दो देशों के जो लीडर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल सिटीजन्स, जैसे अगर कोई गुस्सा है आपसे, ईशा आपकी कोई फ्रेंड है वो आपसे गुस्सा है, तो आप उसको जितनी जल्दी फिजिकली सामने, जब उसका चेहरा हो आपके सामने, आप जितनी जल्दी वैसे मना सकते हो ना उसको, हो सकता है मैसेज और कॉल करते हुए आप इग्नोर हो जाओ या फिर आपकी बात को वो समझ ना सके। होता है ना ऐसा, नॉर्मल दो लोगों के बीच में भी होता है ऐसा। सिमिलरली कंट्रीज के बीच में भी ये वाली साइकोलॉजी होती है, समझ रहे हो? रिश्ते अगर खराब है, मान लो हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, चाइना के प्रीमियर के साथ, तो वो जितनी जल्दी, मतलब जितने अच्छे तरीके से चेहरा मिलाकर आमने सामने होकर जितने अच्छे तरीके से बात हो सकती है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उतनी अच्छी तरीके से, भले ही आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, आप चाहे कंप्यूटर के बाहर उतार लो उसका कोई एक मॉडल प्रोजेक्टर की तरह,
तब भी वो वैसी जो रिश्तों में एक गर्माहट जो होती है दो देशों के बीच में वो नहीं हो सकती। एंड में कंक्लूजन में राइटर हम ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है अभी से एम्बेसडोरियल सिस्टम का, वो हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन डिप्लोमेटिक मशीनरी चाहे ऑनलाइन चले दो देशों के बीच में, चाहे ऑफलाइन चले, और एक देश के राजदूत दूसरे देश में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके देश के राजदूत उनके देश को हमारे देश में आके रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, चलता चला जाएगा और चलता चला जाना रहना भी चाहिए। समझ रहे हो? तो दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल की डेडिकेटेड तैयारी करवाई जाती है। ऑप्शनल का एक अलग से बैच है जिसमें 4 ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, डैट इज़ लॉ, पीएसआईआर, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो फाउंडेशन कोर्सेज, तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है क्वेरी पूछ सकते हो। और ये वाले जो पीडीएफ्स हैं इनको कैसे अवेल आपको करना है, तो ये जो आप स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख रहे हो, इसमें इसको स्कैन करके यू नीड टू पे 21 रुपीज़। उसके बाद पेमेंट होने के बाद आप इस नंबर पर बाय यूजिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप स्क्रीनशॉट भेज देना। हमारी टीम जो है वो आपको डायरेक्टली पीपीटीज़ की पीडीएफ सेंड कर देगी। ठीक है? इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये पर्सनली मेरा ही नंबर है, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ठीक है? और मैं आपके डाउट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।